Okay. Good morning, students. I am Pratima Kumari from Department of Botany. Today I discuss about the cell cycle and cell division. पिछले कुछ क्लासेस में हम सेल और सेल के डिफिनेशंस और सेल के स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किए थे. आज उसके आगे बढ़ते हुए हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल में आते हैं. ठीक है. तो सेल साइकिल का दो स्टेज, सेल साइकिल और सेल साइकिल में है कि सेल साइकिल होता है, पहले तो एक इंटरफेज आता है जिसमें कि सेल प्रिपेयर होता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, और उसके बाद का फेज आता है जो कि सेल डिवीजन होता है. ठीक है. तो इन दोनों को मिला करके सेल साइकिल के अंदर हम डिस्कस करते हैं. तो सेल साइकिल का है कि पहला इसका 3 स्टेजेस है. एक डिवाइड करता है, डिवीजन का स्टेज है, दूसरा होता है इलोंगेशन का स्टेज होता है, और तीसरा होता है कि मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन का स्टेज आता है. ठीक है. तो हम लोग चूँकि आज पढ़ रहे हैं कि सेल डिवीज़न के बारे में, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में, तो इसलिए हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा, हम लोग डिवीज़न डिवाइड कैसे करता है उसके बारे में. तो सेल डिवाइड करने के टाइम में टाइम टेकन टू डिवाइड, मतलब कि एक सेल को एक कम्प्लीटली डिवाइड करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं. ठीक है. तो जनरेशन टाइम हमारा डिफ़र करता है अलग अलग चीज़ों में. अब जैसे कि ह्यूमन सेल में हमारा 24 आवर्स में एक सेल कम्प्लीटली डिवाइड कर जाता है. ये सेल में है कि 90 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाता है. ठीक है. तो अब डिवीज़न के अंदर तो हमारा 2 फेज होता है. एक होता है कि इंटरफेज का, इंटरफेज जिसमें कि सेल प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए. ठीक है. और दूसरा एम फेज आता है. एम फेज मीन कि माइटोसिस और मियोसिस. उस फेज में सेल का न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है. तो ह्यूमन सेल में चूँकि 24 आवर्स है, तो उसमें 23 आवर्स हमारा एम फेज आ गया, सॉरी इंटरफेज आ गया, और 1 आवर का एम फेज होता है, डिवीज़न का फेज होता है. 23 आवर्स हुआ तो हमारा कि डिवीज़न के लिए जो प्रिपरेटरी फेज होता है वो हो गया इंटरफेज, और 1 आवर हो गया हमारा एम फेज हो गया. इस तरह से ये सेल में क्या हुआ कि हमारा 90 मिनट्स हो गया हमारा प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज, और दूसरा हमारा 5 मिनट्स हो गया हमारा एम फेज. ये चीज़ हो गया. अब है कि सेल डिवीज़न में सेल साइकिल का जो एक है, एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई स्टेज पहले आ गया कोई बाद में आ गया, ऐसा नहीं. एक सीक्वेंस चलता है और उसी हिसाब से वो उसका अगला स्टेप आता चला जाता है, सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ता है. ठीक है. ऑर्डर्ड होता है, बिल्कुल ऑर्डर में चलता है. एक जो पहला स्टेप खत्म हो गया तभी दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म हो गया तभी तीसरा स्टेज स्टार्ट होगा. तो ये कहने का मतलब ऑर्डर से ये में चलता है, मैनर में चलता है. तीसरा, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है. जेनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब कि जिस तरह से हमारा ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जिस तरह से हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी हिसाब से वो आगे काम करेगा, जो कि हमारा सी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एक एंजाइम है उसके द्वारा कंट्रोल होता है. ठीक है. ये सब चीज़ हो गया. अब है हमारा कि जो मैचुरेशन डिफ्रेंशिएशन का ये फेज होता है उसका लाइफ स्टाइल फिक्स होता है. फिक्स हुआ और प्रोग्राम सेल डेथ के हिसाब से फिर वो सेल धीरे धीरे मैच्योर होकर बाद में जाके वो ख़त्म हो जाता है. अब हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा जो सेल डिवीज़न का जो पहला इंटरफेज है, इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज, जो कि डिवीज़न के पहले प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए, उस फेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं. उसमें आता है हमारा G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है. ठीक है. 3 चीज़ आया. और उसके बाद जो एम फेज है, जो उसके बाद इन तीनों फेज के कंप्लीट होने के बाद एम फेज जो माइटोटिक फेज है, डिवीज़न का फेज है, वो हमारा उसमें 2 चीज़ आ गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. ठीक है. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इंटरफेज है उसमें स्टेप वाइज क्या क्या आता है. तो पहला स्टेज आ गया हमारा G1 फेज. ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है. ठीक है. दूसरा उसमें होता है, उसमें अब होता क्या सब है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, RNA का सिंथेसिस होता है. तीसरा काम उसमें होता है साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है. और चौथा चीज़ सेल साइज, सारा चीज़ बढ़ता जाएगा तो सेल का साइज भी इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली. पांचवा चीज़ होता है कि उसके अंदर जो सेल के अंदर जो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होता है वो सब हमारा डुप्लीकेट करता है, सारा चीज़ डुप्लीकेट करता चला गया. छठा है न्यूक्लियोटाइड का भी सिंथेसिस होता है, जो कि हमारे DNA का जो रॉ मटेरियल है वो भी यहीं पे बनना शुरू हो जाता है. अब इस फेज़ के आगे हमारा S फेज़ आता है. तो G1 और S फेज़ के बीच में उसके लिंक पे हमारा मेजर चेक पॉइंट होता है G1 और S फेज़ के बीच. इस चेक पॉइंट पर यह देखा जाता है कि सारा चीज़ जो भी इसका फंक्शन था, सब सपोज की प्रोटीन, RNA सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना, सेल साइज का बढ़ना, और सारे ऑर्गेनेल्स का ये
डुप्लीकेशन होना, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होना, ये सब सही तरीके से हुआ है कि नहीं, ठीक है। नहीं हुआ तो उस चीज़ को कंप्लीट करेगा, इस स्टेज को आगे बढ़ने नहीं देगा। यह चीज़ हो गया। अब इसके आगे आता है कि एस फेज आता है। एस फेज में मेनली होता है क्या है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेट कर गया, डीएनए अपने कंटेंट को डबल करता है। चूँकि इसको आगे जाके बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है, इसलिए डीएनए अपने कंटेंट को डुप्लीकेट करता है। तो इसका मेजर फंक्शन हो गया डीएनए डुप्लीकेशन का एस फेज में। दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, जो कि डीएनए का पैकेजिंग मटेरियल है, वो भी इसमें डुप्लीकेट करता है। तीसरा है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन इस फेज में, एस फेज में होता है, ठीक है। अब जो है हमारा एस फेज के बाद G2 फेज आता है। तब G2 फेज का फंक्शन क्या सब है? G2 फेज में हमारा होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में क्या सब आता है? साइटोप्लाज्म, ये सॉरी क्लोरोप्लास्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये सब चीज़ें हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो इन सब चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है। दूसरा है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है कि जो हमारे सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए उस चीज़ का सिंथेसिस यहीं पे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये शुरू हुआ, ये सारा काम, दोनों काम मेनली ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमारा जो सेल है बिल्कुल अब प्रिपेयर है डिवीज़न के लिए। तो उसके बाद इंटर करता है ये हमारे एम फेज में। तो एम फेज में घुसने के पहले, एम फेज में इंटर करने के पहले हमारे पास G2 और एम फेज के बीच का एक माइनर चेक पॉइंट होता है। वहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी डीएनए जो हुआ है उसमें उसके डबलिंग के टाइम को एरर तो नहीं आया। एरर आया मतलब कि क्या कहते हैं, वो हमारा म्यूटेशन का चांस बनता है, जो कि मेजर ये हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे देखा जाता है कि किसी में डुप्लीकेशन के टाइम कोई डीएनए की ये में एरर तो नहीं आया। यदि कोई एरर आया तो बस इस पॉइंट से करके यहाँ बाहर की तरफ निकल जाएगा, नेक्स्ट फेज में वो इंटर नहीं करेगा। इस तरह हमारा म्यूटेशन का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये माइनर चेक पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है कि हमारा सेल जो है एम फेज में चला जाता है। एम फेज के अंदर हमारा माइटोटिक डिवीज़न और मियोटिक डिवीज़न दोनों तरह का होता है, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, बस हमको कहना एम फेज का मतलब दोनों फेज आ गया, दोनों डिवीज़न आ गया, माइटोसिस भी आ गया, मियोसिस भी आ गया। तो अब सपोज कि मान लिया हम माइटोसिस को लेके चल रहे हैं, तो उसका पहला प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है, इस तरह से उसका फिर साइटोकाइनेसिस हो गया। तो ये सारा स्टेज से गुजरते हुए साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा होता है कि जब बिल्कुल कम्प्लीटली 2 सेल में, एक सेल कंप्लीट 2 सेल में डिवाइड करके 2 छोटा छोटा सेल बन जाता है, ठीक है। तो अब ये 2 सेल भी जो बना, अब फिर से वो डिवाइड करेगा, या तो फिर वो थोड़ा देर G1 फेज में आके वो इस सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा, जिसको कि हम लोग G2 फेज, G0 फेज कहते हैं। अब यदि मान लिया इसको डिवाइड भी करना है, तो अभी बिल्कुल छोटे कंडीशन में इसको थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा मेच्योर तो होना पड़ेगा। तो जिस सेल को फिर से अगेन डिवीज़न वाले फेज में जाना है, वो फिर से G1 फेज में आया, और उसका सारा चीज़ यूँ ही जितना कुछ भी है वो लॉन्गेस्ट फेज, इसका प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, सेल साइज का इंक्रीज होना, ये जो भी ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होना, ये सारा चीज़ जो है हमारा होने के साथ ये फिर नेक्स्ट फेज में घूमता चला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि कोई सेल है जो कि अब कहता है कि हमको डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड नहीं करना है तो वो फिर क्या करता है कि कुछ देर के लिए G1 फेज में आया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेच्योर होकर, थोड़ा सा बड़ा होकर इस सेल साइकिल से आउट हो गया, बाहर निकल जाता है, जिसको कि हम लोग G0 फेज कहते हैं। जो कि G0 फेज में जो सेल चला गया डिफ्रेंसिएशन में चला जाता है, वो फिर डिवाइड नहीं करता है। कुछ सेल प्लांट्स में कुछ होता है कि मान लिया इस तरह का जो G0 फेज में चला भी गया, वो अगेन कुछ समय के बाद है कि फिर से वो डिवीज़न वाले स्टेज में आता है, लेकिन एनिमल सेल में जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल का डिस्कस। उसके बाद है कि इंटरफेज में G1 फेज में होता है कि हमारा 2 क्रोमोजोम रहा, होमोलोगस क्रोमोजोम, जिसका कि कंटेंट अभी डबल नहीं है। एस फेज में वही चीज़ है, क्रोमेटिड पे जुड़ा ही रहता है, सेंट्रोमियर पे जुड़ा ही रहता है, उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है डबल हो जाता है, ठीक है। फिर G2 फेज में भी वैसा ही कंडीशन रहा। अब है कि ये हमारा नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो अब हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगेन फिर सेल डिवाइड करता है, इसलिए डिवीजन का फेज आता है, ठीक है। ओके, जस्ट थैंक्स।